तो हम बात कर रहे हैं ओली की झूठी बोली पर। केपी शर्मा ओली ने आखिर क्यों कहा कि अयोध्या असली अयोध्या जहां राम का जन्म हुआ वो नेपाल के वीरगंज में है? क्या कोई सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक तथ्य है इनके पास? त्रेता युग में क्या था नेपाल? इस पर भी एक बहन ने बहुत अच्छा खुलासा किया है, अर्चना भारतवंशी ने। लेकिन सबसे पहले हम बहस को शुरू करें। मेरे साथ प्रेम शुक्ला जी जुड़े हुए हैं बीजेपी से, आचार्य विक्रमादित्य जुड़े हुए हैं, स्वामी दीपांकर जुड़े हुए हैं, विवेक श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं, रानी शर्मा तिवारी जी जुड़ी हुई हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है नेपाल की पॉलिटिकल पार्टी आरजेपी के, और डॉक्टर सतीश प्रकाश जो कि प्रोफेसर है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में, वो भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले लेकिन मैं चलता हूं विकास सिंह के पास, सोशल वर्कर हैं, खुद अयोध्या से जुड़ रहे हैं। विकास जी, आपसे जानना चाहता हूं, जब ये लोग सवाल उठाते हैं अयोध्या के बारे में, भगवान राम के बारे में, उनके अस्तित्व के बारे में, अब नेपाल के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि असली अयोध्या तो वीरगंज में है नेपाल के अंदर, कैसा लगा आज आपको ये सुन के अयोध्या के लोगों को? हेलो। हाँ बोलिए, आपसे सवाल पूछा मैंने। हेलो। कैसा सुना, कैसा लगा अयोध्या के लोगों को केपी शर्मा ओली का ये बयान? हाँ सर, अयोध्या की पूरी जनता इस बारे में ओली के बयान के लिए पूरा विरोध कर रही है, क्योंकि जो है राम जी, भगवान राम अयोध्या में ही थे, सरयू नदी यहीं पे मौजूद है, और नेपाल में भगवान राम की ससुराल माता सीता जी का घर है, और अयोध्या में भगवान राम फैजाबाद यहीं पे थे। ठीक है, सीधे इसी बहस को आगे बढ़ाते हुए चलूंगा रानी जी के पास। रानी जी, आपकी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो तो ओली साहब का विरोध करती है। आपको नहीं लगता कि ऐसे वक्त पर आप जैसे लोगों को स्टेटमेंट देना चाहिए कि ओली साहब इस बयान के लिए माफी मांगे? वो अभी भी हम बोल रहे हैं, जो राजनीतिक विषय ही नहीं है तो राजनीतिक पार्टी इतना जल्दी क्यों घबरा के वो प्रेस रिलीज निकालने, और जो प्रेस रिलीज सरकार की तरफ से आनी चाहिए वो आ चुकी है, आ चुकी थी। गलत बातें बोली जाए तो वो एक विषय नहीं होगा। नहीं, सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए। अभी भी हम लोग क्या बोल रहे हैं, जो राजनीतिक विषय नहीं है, ये सांस्कृतिक विषय पर वो बोल रहे हैं और धार्मिक विषय है। और अभी तक जो हम लोग जानते हैं, जो इतिहास और जो ग्रंथ के बात बोले हैं, वो हम लोग इतना जानते हैं, जो राम अवध में जन्मे थे और सीता मिथिला में जन्मी थी, इतना हम लोग को पता है। तब नेपाल और भारत का कोई वो नहीं हमको है। लेकिन अगर वो बोले हैं, बार बार मैं बोल रही हूँ, जो उनके पास अगर कोई तथ्य है तो तथ्य देंगे, उनसे उनके तथ्य पर छानबीन किया जाए। हमको ये नहीं लगता है जो ये डिस्कस करने की इतना ज्यादा विषय है जिसपे हम लोग लड़ रहे हैं एक दूसरे से। मुझे लगती है लड़ाई से अच्छा ये है तो अगर वो बोले हैं तो उनके तथ्य निकाला जाए, उस तथ्य पर इतिहास में विश्वास नहीं है, विज्ञान में भी विश्वास नहीं है। अरे विवेक श्रीवास्तव जी, आपको पता है जीरो किसने दिया था? जब जीरो दिया मेरे भारत ने, ये तो विज्ञान है ना, बता दीजिए किसने दिया था? इस देश ने दिया था या चाइना के बैठे बीजिंग के व्यक्ति ने दिया था? बैठे हैं, बताइए। अरे सुन लीजिए महाराज, जीरो से आगे दुनिया बढ़ चुकी है, जीरो से आगे दुनिया बढ़ चुकी है। जिस कमरे में अगर जीरो नहीं मिलता है तो दुनिया कहीं जा भी नहीं पाती, आपको भी पता है। कैमरा यूज कर रहे हैं, ये सारे इक्विपमेंट बाहर बने हैं। हमारा देश कहां है मैन्युफैक्चरिंग में? 6 साल में जीरो नेगेटिव रेट है आपकी मैन्युफैक्चरिंग की। बड़ी बड़ी बातें करने से प्रधानमंत्री 6 साल से ग्लोबल पिकनिक बना रहे हैं, कहां पे बातें कर रहे हैं बड़ी बड़ी आप? ये 5000 साल की संस्कृति, 10,000 साल की संस्कृति, वैज्ञानिक सोच लाइए, बच्चों को पढ़ाइए, नौकरियां दीजिए, एम्प्लॉयमेंट करिए, और ये भगवाधारियों को देश से हटाइए। जरा इस देश में आपको कुछ अच्छा नहीं लगता? मुझे भगवा से समस्या है, बताइए इनको, बताइए भारत ने जीरो नहीं दिया क्या? भारत ने दशमलव नहीं दिया क्या? भारत ने पेंटियम नहीं दिया क्या? हरगोविंद खुराना ने डीएनए नहीं दिया क्या? बताइए इनको। भगवा देश को ले डूबा, स्वामी दीपांकर देश को बैकवर्ड। अब विवेक जी सुन भी लीजिए। दीपक भाई, मुझे तकलीफ इस बात की है कि मेरे ही भाई होकर मेरी ही डिबेट में बैठ करके मुझे ही कहते हैं कि इस देश से हटा दीजिए। वो तो शुक्र मानिए भगवान राम का कि कम से कम वहां पर ओपी ओली जी और यहाँ पर बैठकर दोनों कम्युनिस्ट व्यक्ति राम राम 50 बार बोलकर अंत में कहते हैं कि भगवा को ही हटा दीजिए। अच्छा, भगवा को हटा करके फेंक दीजिए साउथ चाइना सी में, तुम पर छोड़ दे जो धर्म को नशा कहता और खुद नशे में 24 घंटे, कि हटा दीजिए दूसरे को।
ये कौन सी आप सभ्य भाषा का इस्तेमाल बिल्कुल करते हैं? धर्म नशा है। भगवा को उठा दीजिए। बिल्कुल कोई- धर्म कोई नशा तो कम है। से कम बचपन- राजनीति कभी- में धर्म को लाके कभी- दंगे कभी तो करवाए बचपने जाते से हैं। कभी तो राजनीति बचपने में से धर्म को उभरिए। लाके मॉब लिंचिंग कभी होती तो है। बचपने से उभरिए। राजनीति में धर्म हमेशा को लाके बचपन वोट अच्छा मांगे नहीं जाते होता। हैं। और जिस बचपन राजनीति की में बात आप धर्म का बचपन लड़ाई में कर गलत रहे है। हैं, कम से कम आपको सुनने वाला व्यक्ति भी अपने आप को त्राहिमाम शरणागतम करेगा। समझ रहे हैं? बचपन से 55 में आइए। कहाँ की बात कहाँ कर रहे हैं? कहाँ की बात कहाँ करोड़ा? अवैज्ञानिक सोच से देश नहीं बढ़ने वाला। अरे मैं पूछ तो रहा हूँ विवेक श्रीवास्तव जी, बीमार इस पड़े दुनिया थे, को हम जीरो तो किसने दिया जहां से गिनती सीखी? विवेक श्रीवास्तव जी जवाब दीजिए ना, इस दुनिया को जीरो किसने दिया जिसने गिनती सीखी, जिससे दुनिया ने गिनती सीखी? जवाब दीजिए विवेक श्रीवास्तव जी, जवाब दीजिए। बढ़ चुकी है, मनुष्य चंद्रमा और मार्स पे जा चुका है। अरे तो आप भी चले जाइए ना। और आप भी चले जाइए चंद्रमा पर और देश को जीरो आप बना भी दिया। जाइए चंद्रमा पर, आप भी जाइए सूर्य पर, आप ठीक भी है। जाइए। कम से कम यहाँ डुबोइए अर्चना नहीं जी, देश। अर्चना जी अरे मेरे साथ जुड़ गई हैं। विज्ञान से अर्चना ही जी देश को मैं की तरक्की स्पेशली होगी। इस डिबेट के अंदर लेके आया हूँ। देश स्वामी की विक्रमादित्य तरक्की को विज्ञान से होगी। के पास जाऊं उससे पहले अर्चना भारतवंशी जी मेरी बात सुन रही होंगी, विवेक श्रीवास्तव जी को भी सुन रही होंगी। इनको लगता है इस देश में कुछ है ही नहीं, इस देश में कुछ हुआ ही नहीं। मैंने उनको बताया कि भाई जीरो हमने ही दिया, तभी तो दुनिया ने गिनती सीखी। दशमलव हम नहीं देते तो चांद पे कैसे चला जाता कोई दुनिया का आदमी? आप बताइए, ये रामायण महाभारत के अस्तित्व को नकारते हैं क्या? रामायण के अंदर मैं प्रोफेसर सतीश प्रकाश और विवेक श्रीवास्तव जी के कान में ये बात डालना चाहूंगा कि उसमें भी पुष्पक विमान का जिक्र है। मैं आऊंगा इस बात पर, लेकिन अब से सबसे पहले अर्चना जवाब देंगी, फिर प्रेम शुक्ला। जी देखिए, विवेक जी जो कह रहे हैं कि वो जो धर्म का नशा हटाइए, तो उनको ये बताना चाहते हैं हम सभी भारतीय धर्म से हिंदू हैं और हमें इस बात पर गर्व है कि हम हिंदू हैं। हमारे ऊपर भगवा का रंग चढ़ा है, तो हाँ, हमारे ऊपर भगवा का रंग चढ़ा है। और वो ये बात कान खोल के सुन लें कि हम भगवान श्री राम के भक्त हैं और आजीवन उनके भक्त रहेंगे। उनके खिलाफ बोलने वाले ऐसे कम्युनिस्टों को, उस चीन को हम अपने देश से जवाब देते रहेंगे। हमारे बाद हमारे आने वाली पीढ़ी उनको जवाब देगी अगर वो हमारे आराध्य पर सवाल उठाएंगे तो। ठीक है विवेक श्रीवास्तव जी, मेरा बड़ा सीधा सवाल है। ये नेपाल के प्राइम मिनिस्टर को क्या हो गया? जी बोलिए बोलिए, कंप्लीट करिए अर्चना जी। मुझे समझ नहीं आ रहा नेपाल के प्राइम मिनिस्टर को क्या हो। जी, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा नेपाल के प्राइम मिनिस्टर को ऐसा क्या हो गया कि वो उस चीन का समर्थन कर रहे हैं जिस चीन ने नेपाल से तिब्बत को छीन लिया। वो नेपाल के साथ गद्दारी कर रहे हैं और नेपाल में रहने वाले सभी हिंदू भाई बहनों से मेरा अनुरोध है कि ऐसे नेपाली पीएम का विरोध करें और अपने देश को कम्युनिस्टों के हाथों से बचाएं, क्योंकि ये चंद सिक्कों के लिए अपने देश की धरती को चीनी के हाथों बेच देंगे, जैसा इमरान ने पाकिस्तान के साथ किया है। ठीक है विवेक श्रीवास्तव जी, अब आ जाइए आप, आ जाइए विवेक श्रीवास्तव जी, बहुत जरूरत है आपकी इस बहस में। मैं बड़ा सीधा सवाल पूछना चाहता हूँ। इस देश में तिरंगा रहेगा, आपके पास आ रहा हूँ। भगवे को आने नहीं देंगे। अंबेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा और जो जातिवाद वर्ण, अरे भाई अंबेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन में भी भगवा रंग है, भगवा का उल्लेख किया हुआ है, और भगवा को आप कैसे हटा देंगे? विवेक जी एक ही बात का जवाब देना। चलिए आप देश से भगवा को हटा देंगे, पर सूरज जब भगवा होता है उगते हुए और अस्त होते हुए उसको कैसे मिटाएंगे? जवाब दीजिए, उसको कैसे मिटाएंगे? जब उगते और अस्त होते हुए सूरज भगवा होता है उसको कैसे मिटाएंगे बताइए? तो मिटा देंगे, उससे कुछ नहीं होता, उससे कुछ नहीं होता। अरे विज्ञान की बात करने वाला अब इस सूर्य की एक सूरज भी भाग रहा है। विज्ञान की बात करते हैं ना, तो ये भी विज्ञान है, विज्ञान है। प्रेम शुक्ला जी। दीपक जी मैं विवेक जी को में आ रहा हूँ। प्रेम शुक्ला जी मुझे लगता है थोड़ा विवेक जी सुन लेंगे। विवेक जी बस 10 सेकंड विवेक जी जवाब दे दूं। ये जितनी बार कहेंगे भगवा हटाइए, बोलिए। हिंदुस्तान की 136 करोड़ जनता में से बहुमत कहती है इनको धूल चटाइए, और ये धूल चाटते रहेंगे। ये इसी तरह भगवा का विरोध करते हुए, कोई बात नहीं, ये अमीबा की शक्ल को हम अपने एजेंडे से नहीं हटेंगे। कम्युनिस्टों को ये शक्ल हम अपने एजेंडे से नहीं हटेंगे। हमारा एजेंडा गरीब आदमी का एजेंडा है, लेबर का एजेंडा है। आपका एजेंडा है पूंजीवाद का। कौन से भाई आपका एजेंडा पूंजीवाद का है? आदमी का एजेंडा है?
अमीर के लिए अलग स्कूल करते हो, गरीब के लिए अलग, अमीर के लिए अलग कॉलेज, गरीब के लिए अलग, अमीर के लिए अलग अस्पताल, गरीब के लिए अलग। ये हमारी लड़ाई है। साम्यवाद लाइए, गरीब के लिए अलग व्यवस्था करिए आपने, अमीर के लिए अलग करिए। अमीर जाता है 5 स्टार अस्पताल में, गरीब को कहते हो खैराती अस्पताल में। सतीश प्रकाश जी, गरीब का बच्चा सतीश प्रकाश जी, मेरा सीधा सवाल है आपसे, सुनिए, मेरा सीधा सवाल है सतीश प्रकाश जी, मेरे सवाल का जवाब हो दीजिए गया भाई। भाई। आपको इस बात पर कोई आपत्ति नहीं है कि अयोध्या में राम का जन्म हुआ था और अयोध्या भारत में है, इस पर अगर केपी शर्मा ओली सवाल उठाते हैं, आपको इस बात पर कोई आपत्ति नहीं है? तो हम तो सेक्युलर है ना, किसी दूसरे धर्म के लिए बोल दीजिए कि ईसा मसीह यहाँ पैदा हुए थे, या ये बोल दीजिए कि मक्का और मदीना जो है वो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में, बोल दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। तथ्यों के साथ हम कल और बहस कर लेंगे, बोल दीजिए सतीश प्रकाश जी। नहीं, देखिए दीपक जी, सुनिए, एक राजनीतिक समस्या का हल, सुनिए, सवाल राजनीति ने पैदा किया और उसका हल आप धार्मिक धर्म के आधार पर ढूंढ रहे हैं। देखिए, केपी ओली बीजेपी के एजेंट हैं, आप मानिए इस बात को, भविष्य में यह सिद्ध होगा कि कहीं ना कहीं ये बीजेपी की भाषा है। आप मुझे यह बताइए कि बीजेपी का एक संगठन है जिसका नाम है विश्व हिंदू परिषद। विश्व हिंदू परिषद तमाम विश्व के हिंदुओं को इकट्ठा करना। सुनिए, लंबे समय तक नेपाल, सुनिए, हिंदू राष्ट्र रहा है। अब बीजेपी को अगर कहीं सत्ता में आना है तो उसको कहीं ना कहीं राम चाहिए और अयोध्या चाहिए। कहीं ना कहीं बीजेपी, मुझे ऐसा लगता है कि भविष्य में बीजेपी ऐसा कोई संगठन खड़ा करेगी कि नेपाल की पॉलिटिक्स में जाएगी और वो वहां कहीं ना कहीं अयोध्या और राम इसलिए पैदा कर रही है। और मैं एक बात और कह दूं, गजब है सतीश प्रकाश जी, गजब की तर्क शक्ति आपकी। जो लोग आपकी तर्क शक्ति के आगे विवेक श्रीवास्तव जी की चाइना का कंप्यूटर भी फेल है। वैसे बनाते हैं भारतीय, पर उनको लगता है चाइना वाले बनाते हैं। आचार्य विक्रमादित्य जवाब दे दीजिए। सतीश प्रकाश जी, आपकी बातों को कंप्लीट कर दिया आपने। देखिए, विवेक जी और सतीश जी ने जिस प्रकार की आज यहाँ बहस की है, नेपाल गवर्नमेंट ने तो क्षमा मांग ली ओली जी के लिए, उन्होंने तो अपने पाप धो लिए, परंतु हमारे देश के दुश्मन जो हमारे देश में बैठे हैं उनसे कौन बचा पाएगा इस देश को, सबसे पहले सोचने की आवश्यकता यह है। अभी इन्होंने प्रश्न उठाया, भारत ने दिया क्या? भारत ने विश्व को क्या नहीं दिया? आज पूरा विश्व कोरोना से ग्रस्त है, आयुर्वेद के कारण से इस देश में जो भयावह स्थिति वो बच गई। समझ लीजिए, इस देश ने एस्ट्रोनॉमी दी, इस देश ने योग दिया पूरे विश्व को, जिसका वर्चस्व पूरे विश्व में आज फैल चुका है। इस देश ने सोना दिया, इस देश ने सोना दिया जिसको लूटने के लिए, सुन लीजिए भाई, करने के लिए बैठ जाते हैं। इस देश का धर्म, इस देश की, सुनो विवेक जी, शर्म करनी चाहिए, शर्म करनी चाहिए विवेक जी जैसे आदमियों को। इस देश में खुलेआम गोली मार देनी चाहिए। ये देशद्रोही है, इस देशद्रोही रसूलुल्लाह के अंदर इनको उठा के फाड़ देना चाहिए। शर्म आनी चाहिए इस देश के अंदर क्षमा मांगने के लिए, शर्म आनी चाहिए आप जिस लोगों को यहाँ बैठकर इस देश यही खाते हैं और इस देश में छेद करते हैं, इस देश को तोड़ने का प्रयास करते हैं। इस देश के वास्तविक देशद्रोही तो यही लोग हैं। शर्म आनी चाहिए यहाँ बैठ के, सुनिए, शर्म आनी चाहिए। यही पढ़ाते हो, यही पढ़ते हो, इस देश ने तुम्हें सांस लेना सिखाया, इस देश के अंदर उल्टा बोलते हो। इस देश ने क्या नहीं किया तुमको? इस देश ने पानी पीने को दिया, इस देश खाना खाने को दिया, इस देश ने तुम्हारा बाप दिया, इस देश ने तुम्हारी माँ दी, और उसके बाद तुम लोग इस देश की कमी निकालने का प्रयास करते हो। शर्म आनी चाहिए। इस देश ने कुछ नहीं दिया, भगवान राम से बहस आ गई कि इस देश ने कुछ नहीं दिया, दुनिया को कुछ नहीं दिया भारत ने। मुझे दीपक भाई 30 सेकंड दीजिए, मुझे 30 सेकंड दीजिए। मैं मात्र इतना कहूंगा कि भारत ने जितना इस दुनिया को दिया है शायद किसी ने दिया हो, और भारत आगे भी देता रहेगा। मगर ये जिस प्रकार के प्रश्न चिन्ह लगाते हैं ना भगवा पर, ये जितना भगवा को नीचे झुकाने की कोशिश करेंगे, भगवा आप ही ने कहा है कि सूरज डूबते और उगते दोनों वक्त लाल होता है। कहां तक भगवा को मिटाइएगा? ये भगवा को मिटाते मिटाते स्वयं को मिटा लेंगे। मगर हाँ, एक बात याद रखिए कि जब ये कहते हैं ना कि आप बीजेपी की तरफ से बोलेंगे तो मैं ये करूंगा, आप उसकी तरफ से बोलेंगे तो मैं वो करूंगा, एक बात कान खोल कर सुन लीजिए सब लोग। अगर जो राष्ट्र की बात जो करेगा, देश का सन्यासी उसके साथ खड़ा होगा, और जो राष्ट्र के विरुद्ध खड़ा होगा, देश का सन्यासी उसके विरुद्ध खड़ा होगा। चाहे वो आचार्य चाणक्य हो,
और चाहे वो धरान सरस्वती, अपने आप को संभालिए और उतना बोलिए जितना सक्षम हो। हर बार भगवा 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 भांग खाकर बैठते हैं, भगवा पर चढ़ गए। बचपन जैसी बात मत कीजिए, 55 के हो गए हो, 55 की बात कीजिए। हम लोग सभ्य बोलते हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि आप असभ्य हो जाएंगे। आप अपनी मर्यादाओं में रहें, अगर जो चाहते हैं कि सामने वाला आपको मर्यादा में बोले। भारत विश्व गुरु की ओर पुनः बढ़ेगा और दुनिया को पुनः अच्छा आत्मीयता का विवेक ज्ञान जी, देगा। एक बड़ा लाइटर नोट पे सवाल पूछ रहा हूं। दीपांकर जी बार बार बोल रहे हैं कि आप 55 के हो गए हैं, 55 के हो गए हैं क्या? मोदी जी से सवाल पूछो, बीजेपी से सवाल पूछो। चलिए विवेक जी का फोन कटा है, इट वाज जस्ट ऑन अ लाइटर नोट। लेकिन ये भी बड़ा सवाल है कि अगर आलोचना करनी हो, अगर सवाल उठाने हो, अगर कुछ डाउट्स पैदा करने हो, अगर गाली देना हो, अगर आलोचना करनी हो, तो भगवा और सनातन कैसे आ जाता है? यह भी एक बड़ा सवाल है। कम से कम भारत में हमको इस सवाल के बारे में गंभीरता से विचार करना चाहिए। हमारी इस खास बहस में आज के लिए इतना ही। लेकिन न्यूज नेशन एक ऐसा चैनल है जहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं रुकता। कल देश की बहस में एक बहुत बड़े मुद्दे को लेकर आऊंगा जिस पर पूरा देश आंदोलित था। इंतजार कीजिएगा कल तक का।